नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 16th चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में सीखा है पिछले वीडियो में। तो दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं मुख्यतः, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण और जीन्स के एबनॉर्मलिटीज के कारण। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर्स दैट ऑकर ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। अगर आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में, यानी 23 पेयर्स। लेकिन अगर न्यू नंबर्स चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के, तो कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो देखते हैं। ऑफस्प्रिंग आर नॉट स्टेराइल इफ देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज लेस। देखिए, ऑटोसोम्स यानी नॉर्मल दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स में अगर संख्या कम ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज होता है, तो ऑफस्प्रिंग जो होता है, जो बच्चा होता है, वो स्टेराइल नहीं होता, यानी फर्टाइल होता है, यानी वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन इंस्टेड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनी ऑटोसोमल पेयर, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज अराइज एंड लाइफ स्पैन इज शॉर्टन विद शॉर्टन लाइफ स्पैन। लेकिन अगर ऑटोसोम्स में संख्या कम ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं, स्टेरिलिटी नहीं होती, यानी वो फर्टाइल होता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन क्या समस्या आती है, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज आती है, कई सारे मेंटल एबनॉर्मलिटीज आती है, यानी मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतिमंदता। और दूसरा जो है, ऐसे व्यक्तियों का लाइफ काफ़ी शॉर्ट होता है, कम जीते हैं वो। फॉलोइंग आर सम डिसऑर्डर्स। तो देखते हैं कौन से डिसऑर्डर्स है। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, 46+1 दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसमें 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। 46 नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें 47 होते हैं। और जो 21st पेयर होती है, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर वगैरह, तो यहाँ पर 21st में 2 होने के बजाय 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक इसमें जोड़ी होती है 2-2 की, लेकिन 21st में 2 के जगह पर 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। इसके कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। देखते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी यानी 3 होना, क्रोमोसोम्स का 3 होना। डाउन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर अराइजिंग ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स। ये पहला सिंड्रोम है, पहली डिसऑर्डर है जो ढूंढी गई है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण पता की गई। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। ऐसे व्यक्तियों में हर एक सेल में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम के जोड़ी में 2 के बजाय 3 होते हैं क्रोमोसोम्स। Infants with this disorder have 1 extra chromosome with the 21st pair in every cell of their body. ऐसे व्यक्तियों में के हर सेल में, हर एक सेल में उनके 21st पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। Therefore, they have 47 chromosomes instead of 46. Children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded and have a short lifespan. ऐसे बच्चों की आयु काफ़ी कम होती है, लाइफ स्पैन 16-17 वर्षों तक होता है, और मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो गतिमंद जो होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी डेवलप हुई नहीं होती। मेंटल रिटार्डेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। मेंटल रिटार्डेशन बहुत कॉमन है इनमें। अदर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्ट हाइट, शॉर्ट वाइड नेक, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, स्कैंटी हेयर, सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाम एंड अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अबाउट 16 to 20 ईयर्स। इनके लक्षण क्या होते हैं, मुख्यतः कम हाइट होती है बहुत, और नेक उनकी छोटी होती है और वाइड होती है, देखिए यहाँ पर। फिर नाक चपटा होता है इनका,
छोटे छोटे उंगलियां होती है, स्कैंटी हेयर्स यानी बाल भी कम होते हैं सिर पर, और हाथों पर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे हाथों पर मुख्य 3 रेखाएं होती है, 3 लाइंस होती है मुख्यतः, लेकिन इनके हाथों में केवल एक ही रेखा होती है, ठीक है। और उनकी आयु अप्रोक्सीमेटली 16 से 20 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, दैट इज मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इनमें क्या होता है, एज विद ऑटोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम्स ऑल्सो कॉज सम डिसऑर्डर्स। ये तो ऑटोसोम के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी डिसऑर्डर्स आते हैं। एक है उसमें से टर्नर सिंड्रोम, दैट इज 44+X arises due to either inheritance of only one X chromosome from parents or due to inactivation of gender related part of X chromosomes। इनमें क्या होता है, देखिए हमने देखा है नॉर्मल सेल में 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, और यानी एक 44+XX होते हैं अगर फीमेल है तो, नहीं तो 44+XY होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, 44+X होता है। ये सेक्स क्रोमोसोम अकेला होता है, ना तो दूसरा X होता है ना ही Y होता है, ठीक है। तो ये अकेला X होता है। इनके कारण या तो वो क्रोमोसोम एब्सेंट होता है दूसरा वाला, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं होता, इनएक्टिव होता है। Instead of the normal 44+XX condition, women suffering from Turner syndrome show a 44+X condition। तो ऐसे महिलाएं होती हैं मुख्यतः, तो ऐसे जो होते हैं उनमें 44+X कंडीशन होती है। तो such women are sterile, that is unable to have children due to improper growth of the reproductive organs। तो ऐसी जो महिलाएं होती है वो स्टेराइल होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, बच्चों को पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं होते। देखिए टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति का हाथ है ऐसा। फिर नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें होता है 44+XXY, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। यहाँ पर एक कम था टर्नर में, यहाँ पर एक्स्ट्रा है। दिस डिसऑर्डर अराइजेस इन मेन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम्स। In this disorder, men have an extra X chromosome, hence their chromosomal condition becomes 44+XXY। यहाँ पर भी 47 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं। नॉर्मली 44+XY होता है या 44+XX होता है, लेकिन यहाँ पर 44+XXY हो रहा है। Such men are sexually sterile because their reproductive organs are not well developed। ये भी ऐसे जो पुरुष होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ठीक से डेवलप नहीं होते। नेशनल हेल्थ मिशन, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज बीन स्टार्टेड सिंस अप्रैल 2005 एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन सिंस 2013। तो ये गांव के लोगों के लिए नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में से और शहरों नगरों में रहने वालों के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शुरू किए गए हैं 2013 से। इनका उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिशन आर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूरल एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज, controlling various diseases and illnesses, increasing public awareness about health, and offering financial assistance to patients through various schemes। इनका उद्देश्य क्या है? गांव में या नगरों में, शहरों में जो है अवेयरनेस बढ़ाना, हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाना, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गए, और फिर अलग अलग जो एपिडेमिक्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, जो बीमारियां होती है उनको कंट्रोल करने का प्रयास करना, सस्ते पैसों में औषधियां उपलब्ध करवाना, ठीक है, और लोगों में जन जागृति करना आरोग्य स्वास्थ्य से लेकर, ठीक है, और जो गरीब पेशेंट्स होते हैं उनको आर्थिक सहायता करना। नेक्स्ट है बी, डिसीजेस ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, दैट इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। जब क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए में कोई एक जीन बिगड़ी हुई है, प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर हुआ है, तो उसे कहते हैं म्यूटेशन इन सिंगल जीन। इसे कहते हैं मोनोजेनिक, मोनो यानी सिंगल, वन
और जेनिक यानी जेनेटिक। Disorders or diseases occurring due to mutation in any single gene into a defective one are called monogenic disorders। अगर किसी एक जीन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, म्यूटेशन होता है, तो उसके कारण जो बीमारियां होती है उसे कहते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। अप्रोक्सीमेटली 4000 डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ दिस टाइप आर नाउ नोन। 4000 तरह की अलग अलग डिसऑर्डर्स है अभी तक पता है जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है। ड्यू टू एबनॉर्मल जीन्स देयर प्रोडक्ट्स आर आइदर प्रोड्यूस्ड इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी और नॉट एट ऑल। एबनॉर्मल जीन्स का क्या काम होता है आपको पता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, हमने देखा है। तो उसके कारण जीन्स ना होने के कारण या फिर एबनॉर्मल होने के कारण क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो बनने चाहिए वो या तो कम बनते हैं या फिर बनते ही नहीं है। इट कॉजेज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म दैट मे लीड टू डेथ एट अ टेंडर एज। इसके कारण मेटाबॉलिज्म यानी बेसिक जो एक्टिविटीज होती है व्यक्ति की, जैसे डाइजेशन वगैरह होता है, एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह, उसमें प्रॉब्लम आता है और अर्ली एज में भी डेथ हो सकती है उसके कारण। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसऑर्डर्स आर हचिंसंस डिसीज। हचिंसंस डिसीज में क्या होता है, देखिए जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, नर्वस सेल्स, तो उनका डीजनरेशन होता है, वो धीरे 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 नष्ट होने लगती है। ठीक है, ये हचिंसंस डिसीज में होता है। फिर टे-सैक्स डिसीज में क्या होता है, इसमें होता है मसल्स पर जो हमारा कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे पैरालिसिस जैसा हो जाता है और धीरे धीरे ब्लाइंडनेस आ जाता है और उसके कारण डेथ भी हो सकती है बाद में। नेक्स्ट है गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया नाम का जो है बीमारी, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिशु जिन्हें कहते हैं, वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ के दूध में गैलेक्टोज नाम की एक शुगर होती है, तो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं नॉर्मल बच्चे, लेकिन इस बीमारी में गैलेक्टोसेमिया में वो गैलेक्टोज शुगर जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते बच्चे, वो प्रोसेस नहीं कर पाते, उसके कारण वो उनको प्रॉब्लम होता है। फिर नेक्स्ट है फिनाइलकेटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है PKU नाम का, उसका शॉर्ट फॉर्म है PKU। वो क्या करता है, कुछ वो बनने लगता है PKU, और वो एंजाइम क्या करता है, कुछ पदार्थ कुछ सब्सटेंसेस खाने के बाद वो एडवर्स इफेक्ट्स देता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है उस व्यक्ति को, तो ये होता है इस बीमारी में। फिर सिकल सेल एनीमिया आगे आने वाला है। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं वो। अल्बिनिज्म भी आगे आने वाला है। हीमोफीलिया यानी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस यानी जब अंधेरा होता है या कम प्रकाश होता है तब दिखाई नहीं देता उस व्यक्ति को, नाइट ब्लाइंडनेस। देखते हैं एक एक। फर्स्ट है अल्बिनिज्म। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आवर आईज, स्किन एंड हेयर हैव कलर ड्यू टू द ब्राउन पिगमेंट मेलानिन। मैंने बताया आपको कि हमारे स्किन में मेलानिन नाम की, हमारे बालों में और हमारे स्किन में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनता है। पिगमेंट यानी कलरिंग पदार्थ होता है, उसके कारण हमारे स्किन को वगैरह ब्राउन कलर प्राप्त होता है। तो किसी व्यक्ति में ज़्यादा मेलानिन होता है तो वो डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक, और किसी में कम होता है तो वो गोरे होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, अल्बिनिज्म वाले लोगों में, इन दिस डिसीज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। इसमें बिल्कुल मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो देखिए इसमें बाल भी वाइट है और स्किन भी पूरी वाइट है। द स्किन बिकम्स पेल, हेयर्स आर वाइट एंड आईज आर यूजुअली पिंक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्क्लेरा। देखिए ऐसे वाइट स्किन हो जाती है, वाइट हेयर्स होते हैं यानी पैदाइशी होता है, और ये आईज भी पिंक कलर के होते हैं, यानी आंखों में भी जो ब्लैक कलर या ब्राउन कलर आता है वो भी मेलानिन के कारण होता है। तो वो भी ना बनने के कारण आंखें जो होती है वो पिंक कलर की हो जाती है। और स्क्लेरा यानी आंखों का जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसे कहते हैं स्क्लेरा। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया।
Even minor changes in molecular structure of proteins and DNA may lead to diseases or disorders. छोटे बहुत बारीक चेंजेस जो होते हैं डीएनए में, डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या फिर प्रोटीन्स में, उसके कारण भी कई सारी बीमारियां हो सकती है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज ग्लूटामिक एसिड एज द 6th अमीनो एसिड इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. जो हमारे नॉर्मल व्यक्तियों में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें छठा जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, तो अमीनो एसिड जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. क्या होता है देखते हैं. हाउएवर इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन द शेप स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चेंजेस. अगर उस ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ गया अमीनो एसिड तो हीमोग्लोबिन का शेप बदल जाता है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है. ठीक है. ड्यू टू दिस द इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स RBCs which are normally biconcave become sickle shaped. यानी देखिए हमारे जो इरिथ्रोसाइट्स यानी RBCs होते हैं ये बायकॉन्केव होते हैं. आपको पता है कॉन्केव लेंस, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस यानी दोनों तरफ से फूला हुआ. कॉन्केव, बायकॉन्केव यानी बाय यानी दो, बायकॉन्केव यानी दोनों तरफ से अंदर गया हुआ. ये साइड से देखेंगे आप तो सर्कुलर दिखाई देगा और एक साइड से देखेंगे, आगे है फोटो उसका नेक्स्ट पेज पर, तो अगर साइड से देखेंगे तो ऐसा दोनों तरफ से अंदर गया हुआ होता है. ये नॉर्मल शेप होता है RBCs का. लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये ऐसा शेप हो जाता है, सिकल जैसा. सिकल यानी क्या, उसे बोलते हैं मराठीत त्याला खुरप म्हणतात, खुरपणी करायला वापरतात. जो हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है ना वैसा शेप हो जाता है उसका. जो खेती में काटने के लिए यूज किया जाता है वो सिकल होता है, तो ऐसा शेप हो जाता है, उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. देखते हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया. द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन सच इंडिविजुअल्स इज वेरी लो. ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, उनकी ऑक्सीजन कैरी करने, आपको पता है आरबीसी क्या करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू वेरियस ऑर्गन्स. तो ये इसके कारण ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी काफी कम हो जाती है. तो ऐसे व्यक्ति जो है ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं कर पाते, जैसे रनिंग वगैरह भी नहीं कर पाते. इन दिस कंडीशन क्लम्पिंग एंड देयर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स ऑकर्स मोस्ट ऑफन. क्लम्पिंग यानी एक साथ ग्रुप होकर ऐसे गांठी बन जाती है सेल्स की, तो उसके कारण वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है और ब्लॉक हो जाते हैं ब्लड वेसल्स. एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, लंग्स, किडनीज एटसेट्रा आर डैमेज्ड. ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं और वो अलग अलग सिस्टम्स को डैमेज कर देता है. सिकल सेल एनीमिया इज हेरिडेटरी डिसीज. ये भी हेरिडेटरी डिसीज है. It occurs due to changes in genes during conception. कंसेप्शन के दौरान यानी मेल और फीमेल गैमेट जब यूनाइट होता है उसके दौरान अगर ये प्रोड्यूस होता है प्रॉब्लम. इफ द फादर एंड मदर आर बोथ अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया और इफ दे आर कैरियर्स ऑफ दिस डिसऑर्डर देयर ऑफस्प्रिंग आर लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस डिसीज. अगर माता या पिता दोनों में से एक को सिकल सेल एनीमिया है या फिर वो कैरियर है यानी उन्हें खुद को नहीं है लेकिन उनमें जीन्स है वो, तो उसके कारण बच्चों में वो आ सकती है बीमारी. हेंस मैरिजेस बिटवीन पर्सन्स हु आर कैरियर्स ऑफ और सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया शुड बी अवॉइडेड. तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दो व्यक्ति पति पत्नी नहीं होने चाहिए, उन्होंने मैरिज नहीं करना चाहिए जिनको या तो सिकल सेल एनीमिया है या भी वो कैरियर है यानी उनमें जीन्स है. ऐसे व्यक्तियों ने आपस में शादी नहीं करनी चाहिए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया. 2 तरह के व्यक्ति होते हैं. पहला होता है सिकल सेल एनीमिया कैरियर. सिकल सेल एनीमिया कैरियर उन्हें AS. देखिए ये भी जो है हमने देखा है टॉलनेस और ड्वार्फनेस जैसा है, कैपिटल T और स्मॉल t. वैसे ही ये सिकल सेल एनीमिया वाली जीन जो होती है वो रेसेसिव होती है, वो डिनोट की जाती है S से. और कैपिटल A जो है वो डोमिनेंट होती है यानी नॉर्मल सेल जो होती है वो नॉर्मल जीन जो होती है नॉर्मल व्यक्ति पैदा करने वाली वो होती है कैपिटल A से डिनोट की जाती है. तो
ये जब दोनों जीन्स साथ में आती है, कैपिटल ए और कैपिटल एस, तब उस व्यक्ति में ये बीमारी नहीं होती। सिकल सेल एनीमिया उस व्यक्ति को नहीं होता, ऑल्दो उसमें ये जीन है, लेकिन वो कैरियर होता है, यानी वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने होने वाले बच्चों को वो ट्रांसफर कर सकता है ये बीमारी। उन्हें कहा जाता है कैरियर, यानी वो कैरी करते हैं बीमारी, लेकिन उनको खुद को नहीं है। फिर सफरर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, जो जिसको पीड़ित है, जिससे सब सिकल सेल एनीमिया दोनों एस है, यानी ये एक्सप्रेस हो रही है जीन्स, तो ये खुद सफरर है, पीड़ित है, उसे सिकल सेल बीमारी हो चुकी है, एनीमिया। सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया: स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, पेन इन जॉइंट्स, सीवियर जनरल बॉडी एक्स, frequent colds and cough, constant low grade fever, exhaustion, pale face, low hemoglobin content। इनके लक्षण क्या है? हाथ और पैर सूजे हुए होते हैं हमेशा, क्योंकि ब्लड में से ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं होता। जॉइंट पेन होते हैं, यानी जो बोन्स जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर पेन्स होता रहता है, दर्द करते रहता है, बॉडी में पेन करते रहता है। फिर बार बार सर्दी होती है, उन्हें खांसी आती है, खोखला, फिर उन्हें थोड़ा सा फीवर रहता है, टेम्परेचर जो होता है ताप जिसे कहते हैं। एग्जॉशन, बहुत जल्दी उन्हें वो थक जाते हैं, दम लागने जाला म्हणतात। फिर पेल फेस, उनका चेहरा फ्रेश नहीं लगता, बहुत थके थके से लगते हैं, ठीक है। और उनमें हीमोग्लोबिन की हमेशा कमी होती है। डू यू नो, in Maharashtra there are more than 2.5 lakh people suffering from sickle cell anemia, and about 21 districts including 11 districts from Vidarbha are affected by this disorder। महाराष्ट्र में ही, अकेले महाराष्ट्र में नियरली 2.5 लाख व्यक्ति है जिन्हें ये सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। और विदर्भ में ही 11 डिस्ट्रिक्ट जो है विदर्भ के, वो इससे काफ़ी सफरिंग है। और इसके कारण क्या कहा जाता है? लेट अस गेट आवर ब्लड टेस्टेड, लेट्स ओवरकम सिकल सेल एनीमिया। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि विवाह से पहले, शादी से पहले दोनों का ब्लड टेस्ट करवा के देख लेना चाहिए कौन कैरियर है, कौन सफरर है, ठीक है। तो देखिए, ये नॉर्मल सेल्स ऐसी होती है, सामने से देखने पर राउंड होती है, साइड से देखने पर ये दोनों तरफ से दबी हुई होती है, अंदर की तरफ ऐसे, आगे से और पीछे से। और सिकल सेल में कैसा होता है? ये हुक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है सिकल, ठीक है। अभी देखते हैं सिकल सेल एनीमिया ऑकर्स एज फॉलोज। देखिए, सिंबल्स कैपिटल ए दिखाता है नॉर्मल व्यक्ति को, जो बिल्कुल उसमें जीन्स भी नहीं है, सिकल सेल एनीमिया की कोई नहीं है, उससे वो बीमार भी नहीं है। कैपिटल एस है कैरियर, यानी उसमें जीन्स तो है, लेकिन वो उसे खुद को ये बीमारी नहीं है। और एस यानी सफरर, जिसमें दोनों जीन्स है, उसके कारण वो सफरर है। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। मैन वुमन प्रोजेनी, दोनों अगर नॉर्मल है, ए तो नॉर्मल प्रोजेनी इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल। दोनों उनके सारे बच्चे नॉर्मल होंगे अगर दोनों पेरेंट्स बिल्कुल कैरी नहीं कर रहे हैं, वो जीन्स बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये सिकल सेल एनीमिया, तो उनके बच्चे भी नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है AS, अगर पति AA वाला है नॉर्मल और पत्नी AS वाली है, यानी कैरियर है, या फिर पति कैरियर है AS और पत्नी AA वाली है, तो इस केस में क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये पति है समझ लीजिए, और ये पत्नी है, या फिर ये पत्नी है, ये पति है। तो ASAA ये कैरियर है, ये नॉर्मल है। उसके गैमेट्स कैसे होंगे? एक आधे गैमेट्स में A वाला आएगा नॉर्मल जीन, और आधे गैमेट्स में जो होगा सिकल सेल वाली जीन होगी, और इसके जो होंगे सारे गैमेट्स नॉर्मल होंगे, ठीक है। फिर ये गैमेट मिल गया इसके साथ, फिर ये नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया। फिर ये S वाला गैमेट मिल गया दूसरे के साथ, तो AS, तो ये जो है कैरियर हो गया। यानी ऐसे जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की अगर शादी होती है कि एक व्यक्ति कैरियर है और दूसरी व्यक्ति नॉर्मल है, तो उनमें 50% प्रोजेनी विल बी नॉर्मल एंड 50% विल बी कैरियर इफ वन पेरेंट इज नॉर्मल एंड वन इज कैरियर। अगर एक पेरेंट नॉर्मल है और दूसरा कैरियर है, तो उनमें से
पॉसिबिलिटी ये है उनको जो बच्चे होंगे उसमें से 50% पॉसिबिलिटी ये है कि वो नॉर्मल होंगे और 50% पॉसिबिलिटी ये है कि वो कैरियर होंगे ऑफ सिकल सेल एनीमिया। फिर है ए है, देखिए ये जब पकड़ते हैं हम तब इसे कंसिडर करना है पहले वाले को, और जब दूसरा देखते हैं तब दूसरे वाले को कंसिडर करना है। यानी अगर मैन ए वाला नॉर्मल है तो ये वाली कंडीशन, वुमन भी एस वाली लेनी है यहां पर, और एस वाला है तो ए वाला लेना है। तो क्या करना है, यहां पर एक पेरेंट है नॉर्मल और दूसरा पेरेंट है एनीमिक, सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए देखिए एक है नॉर्मल, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, और फिर ये फीमेल हो या मेल हो। एक सफरर है, एक नॉर्मल है, उसके गैमेट्स ए होंगे, नॉर्मल गैमेट्स होंगे, और सफरर के दोनों इस सारे गैमेट्स में इसकी जीन्स होगी सिकल सेल एनीमिया की। तो कैसे बच्चे होंगे, एएस, यानी सारे के सारे बच्चे उनके कैरियर होंगे, उनमें जीन होगी सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। वो सारे के सारे कैरियर होंगे। देखिए ऑल प्रोजेनी विल बी कैरियर इफ वन पेरेंट इज नॉर्मल एंड वन इज अ सफरर। नेक्स्ट है एएस, यानी दोनों कैरियर है, दोनों सफरर नहीं है, दोनों को बीमारी नहीं है, लेकिन उनमें जीन्स है ऐसे। तो क्या होगा देखते हैं। देखिए ये है आइदर मेल है और ये फीमेल है। फिर आधे उनके गैमेट्स होंगे नॉर्मल, आधे गैमेट्स होंगे जिनमें जीन होगी सिकल सेल एनीमिया की। इसके भी आधे गैमेट्स नॉर्मल होंगे और आधे गैमेट्स सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे। तो ये ऐसा ही होगा जो हमने देखा था ना मोनोहाइब्रिड रेशो, वैसा हो गया। तो कुछ बच्चे उनके नॉर्मल होंगे पॉसिबिलिटी, कुछ बच्चे जो होंगे कैरियर होंगे, देखिए ये, और कुछ बच्चे जो होंगे जो सफरर्स होंगे जिन्हें वो बीमारी हो जाएगी। यानी देखिए 1:2:1, यानी 25%:50%:25%, यानी उनको जो बच्चे होंगे उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि 25% पॉसिबिलिटी ये है, 25% प्रोजेनी विल बी नॉर्मल पॉसिबिलिटी होगी, 25% विल बी सफरर, एंड 50% पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो कैरियर होंगे उस बीमारी के। नेक्स्ट है एएस और एसएस, या एएस और एसएस और एसएस और एएस, एक कैरियर है और एक सफरर है। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, 50% प्रोजेनी विल बी कैरियर, आधे 50% पॉसिबिलिटी ये होगी कि उनके बच्चे कैरियर होंगे, या फिर दूसरी 50% पॉसिबिलिटी होगी कि वो सफरर होंगे, उनको बीमारी हुई होगी। इफ वन पेरेंट इज कैरियर एंड वन इज सफरर। नेक्स्ट है एसएस एंड एसएस, दोनों पेरेंट्स अगर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, उनको ये बीमारी है, तो ऑल प्रोजेनी विल बी सफरर्स इफ बोथ पेरेंट्स आर सफरर्स, सारे बच्चे उनको सिकल सेल एनीमिया हो चुका होगा। डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसको पता कैसे करते हैं। अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम द solubility टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज अवेलेबल एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसकी टेस्ट करवाने की सुविधा करवाई गई है, ठीक है। सिमिलरली द confirmatory diagnostic test electrophoresis is performed at rural and sub district हॉस्पिटल्स। ये इसके साथ साथ ये कंफर्म करने वाली डायग्नोस्टिक्स टेस्ट भी, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, वो भी टेस्ट गांव में और तालुका लेवल में भी है सुविधा। रेमेडीज, इस पर उपाय क्या किया जा सकता है। दिस डिसीज इज स्प्रेड बाय ओनली वन वे, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो रिप्रोडक्शन द्वारा ये ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों में। हेंस हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एग्जामिन आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर इट। तो पति पत्नी ने क्या करना चाहिए, एक तो विवाह से पहले ही ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए या फिर बाद में टेस्ट करवानी चाहिए। अ कैरियर और सफरर शुड अवॉइड मैरिज विथ अनदर कैरियर और सफरर। अगर कोई व्यक्ति कैरियर टेस्ट आता है तो उसने दूसरे कैरियर या बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति से, सफरर से नहीं विवाह करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है, कोई सफरर है, तो उसने दूसरे कैरियर सफरर से नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया शुड टेक अ टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली। जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसने फॉलिक एसिड, ये एक विटामिन होता है, उसके टैबलेट्स लेनी चाहिए डेली। ठीक है, देखिए ऐसा हाथ होता है उस व्यक्तियों का। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ऑल्सो बिकम डिफेक्टिव ड्यू टू म्यूटेशन। हमने देखा है, मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस के अलावा 2 सेल ऑर्गेनेल्स में भी डीएनए होता है उनका अपना। कौन से? एक तो है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो होता है, देखिए ह्यूमन बीइंग्स में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वो अगर डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें कोई बिगाड़ आ जाता है म्यूटेशन के कारण, तो भी बीमारियां ट्रांसफर हो जाती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया आर कंट्रीब्यूटेड बाय द एग सेल ओवम अलूम। देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तब क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कंट्रीब्यूट करवाए उनका माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो हमेशा एग सेल से यानी फीमेल गैमेट से ही आते हैं। स्पर्म जो होता है मेल गैमेट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, यानी किसी भी व्यक्ति में जो माइटोकॉन्ड्रिया आप में जो होते हैं वो आपके माता से आए हुए होते हैं। पिता से कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं किए जाते क्योंकि मेल गैमेट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो हेंस माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर ओनली। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो होती है वो मुख्यतः माँ से ट्रांसफर होती है। लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज एन एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। इनमें क्या होता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी में विजन लॉस होता है, यानी दृष्टि क्षय, दृष्टि में प्रॉब्लम हो जाता है, कम होते जाती है दृष्टि। तो ये माँ के कारण, माँ से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ड्यू टू म्यूटेशंस इन मल्टीपल जीन्स, दैट इज पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। पॉली यानी बहुत से, मोनो यानी सिंगल, पॉली यानी बहुत, और जेनिक यानी जेनेटिक। तो अगर मल्टीपल जीन्स में प्रॉब्लम हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। समटाइम्स डिसऑर्डर्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस इन मोर देन वन जीन। अगर एक से अधिक जीन्स में म्यूटेशंस हो चुके हैं किसी व्यक्ति के सेल में, तो क्या होता है, उसके कारण भी डिसऑर्डर्स होते हैं। इन मोस्ट सच डिसऑर्डर्स देयर सिविरिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द फीटस। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि उसकी सिविरिटी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है जैसे जैसे आसपास का वातावरण, पर्यावरण के भी फैक्टर्स उस पर और भी बिगाड़ देते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच डिसऑर्डर्स आर क्लेफ्ट लीफ यानी कटा हुआ ओठ, क्लेफ्ट पैलेट यानी जो तालू होता है, टाळू ज्याला म्हणतात, आपका जो ऊपर आपके मुंह के अंदर जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं, वो भी कई बार कटा हुआ होता है। कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, छोटा हुआ स्टमक, फिर स्पाइना बाइफिडा, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें डिफेक्ट आता है उसमें। बिसाइड्स ये कुछ बीमारियां हैं जो पॉलीजेनिक है। फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबेसिटी आर ऑल्सो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। डायबिटीज भी जेनेटिक है कई बार, फिर ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत से, अस्थमा यानी दमा जो होता है, ओबेसिटी जो मोटापन है, मोटापा, वो भी पॉलीजेनिक है यानी हेरिडेटरी होता है मोटापा। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली ठीक से मेंडल के प्रिंसिपल, मेंडल ने जो नियम बताए थे उसके अनुसार नहीं होते, वो उसके अलग कुछ नियमों से हटकर वो बीमारियां ट्रांसफर होती है। These disorders arise from a complex interaction between environment, lifestyle and defects in several genes. ये बीमारियां किसके कारण होती है, एक तो एनवायरमेंट के साथ भी, अगर आपका कुछ गलत एनवायरमेंट में आप आते हैं वातावरण में, या फिर लाइफस्टाइल आपका गलत है यानी आप बहुत खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, उसके कारण भी ये हार्ट डिसीजेस और ओबेसिटी बढ़ सकती है, डायबिटीज वगैरह। और अलग अलग जीन्स में भी एक साथ म्यूटेशन होता है तो उसके कारण में भी ये होता है। ऑलवेज रिमेंबर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको एडिक्शन एंड कैंसर, दैट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। इनके बीच में क्या रिलेशन है कैंसर और तंबाकू के
जो ये होता है एडिक्शन, उसके कारण। मेनी पीपल कंज्यूम टोबैको आइदर बाय स्मोकिंग और बाय च्यूइंग। बहुत से लोग तंबाकू या तो खाते हैं या फिर स्मोकिंग द्वारा अंदर लेते हैं। सिगरेट में भी तंबाकू ही होता है। कंजप्शन ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म कैन कॉज कैंसर। किसी भी तरीके से अगर आप तंबाकू अंदर ले रहे हैं तो उससे कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ती है। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स एंड बीड़ी एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे कोई व्यक्ति बीड़ी वगैरह फूक रही है तो उसके कारण डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, और इट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट एंड कफ। गले में बर्निंग सेंसेशन यानी जलन होती है और खांसी आते रहती है उस व्यक्ति को हमेशा। एक्सेसिव स्मोकिंग कॉजेज इंस्टेबिलिटी एंड ट्रेमलिंग ऑफ फिंगर्स। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर है, बहुत स्मोकिंग करता है, तो अस्थिरता आती है उसके मूवमेंट्स में, उसके मेंटल अस्थिरता आती है, और उसके ट्रेमलिंग ऑफ फिंगर्स यानी हाथ उसके थर थर करते रहते हैं हमेशा। अ ड्राई कफ कॉजेज स्लीपलेसनेस। हमेशा खांसी आते रहती है, उसके कारण ठीक से शांत नींद नहीं आ पाती। टोबैको कंजम्पशन कैन ऑल्सो लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पेरिकार्डिटिस, कैंसर ऑफ लंग्स, माउथ लैरिंग्स दैट इज वॉइस बॉक्स, फेरिंग्स, पैनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर एटसेट्रा। देखिए, टोबैको कंजम्पशन के कारण क्या होता है, लाइफ स्पैन, आयु कम हो जाती है। ब्रोंकाइटिस यानी जो हमारे लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे रिलेटेड ये बीमारी है। पेरिकार्डाइटिस यानी जो हार्ट की वॉल्स होती है, पेरिकार्डियम, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाती है, ठीक है। और छाती में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है उसके कारण। फिर कैंसर ऑफ लंग्स, लंग्स का कैंसर हो जाता है, माउथ का कैंसर हो जाता है। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स जो होता है, स्वर यंत्र जिसके कारण हम बोल पाते हैं, आवाज़ क्रिएट कर पाते हैं, उसका कैंसर हो जाता है। फेरिंग्स यानी जो माउथ और नोज के अंदर जाकर जो कॉमन ओपनिंग होते हैं वहाँ, उसका कैंसर। पैनक्रियाज यानी एक ग्लैंड होती है एंजाइम बनाने वाली, इंसुलिन, उसका कैंसर हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जिसमें यूरिन स्टोर किया जाता है बाहर डालने से पहले, उसका कैंसर हो सकता है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर ड्यू टू द निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको। टोबैको में, तंबाकू में जो निकोटीन नाम का केमिकल होता है, उसके कारण बुरे परिणाम होते हैं। इट अफेक्ट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमस। तो उनमें जो है नर्वस सिस्टम में भी बिगाड़ आता है इस निकोटीन के कारण। आर्टरीज बिकम हार्ड, दैट इज इट कॉजेस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन। आर्टरीज जो होती है वो हार्ड हो जाती है, उनकी वॉल्स, जनरली आर्टरीज की वॉल जो होती है वो इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर इस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हार्ड हो जाती है वॉल्स, और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर। टोबैको स्मोक कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स लाइक पायरिडीन, अमोनिया, अल्डिहाइड, फर्फरल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसमें, टोबैको में। दे कॉज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसके कारण सेल डिवीजन पर कंट्रोल नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होते रहती है, और उसके कारण यही कैंसर में यही होता है। Tobacco smoke is full of minute carbon particles which causes normal tissue of lung to transform into thickened black tissue. टोबैको का जो धुआं होता है सिगरेट का, बीड़ी का वगैरह, उसके कारण छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स चले जाते हैं लंग्स में, और उसमें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, और लंग्स जो है वो पूरे ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। दिस कॉजेस कैंसर, लंग कैंसर हो जाते हैं। While chewing tobacco or tobacco products, much of the extract is absorbed into the body. और टोबैको खाना तो बहुत ही हार्मफुल होता है, उसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे बॉडी में एब्सॉर्ब करवाए जाते हैं। एक्सेसिव टोबैको कंजम्पशन मे कॉज कैंसर ऑफ लिप्स और टंग, विजुअल डिसऑर्डर्स और ट्रिमर्स। बहुत ज़्यादा अगर कोई तंबाकू खा रही है व्यक्ति तो होठों का, जीभ का कैंसर हो सकता है, आँखों में, दृष्टि में प्रॉब्लम हो सकता है, और ट्रेमर्स यानी थरथराहट हो सकती है हाथों में, पैरों में। टू प्रोटेक्ट वंस बॉडी फ्रॉम कैंसर वन मस्ट अवॉइड स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इन एनी फॉर्म। अगर आपको बचना है किसी भी तरीके के कैंसर से,
तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। वो ग्लैमर के यानी स्टाइल वगैरह वो सब छोड़ना चाहिए। कुछ स्टाइल नहीं होती, ये बेवकूफ़ी है, खुद का नुकसान करवाना है। इसमें कोई स्टाइल नहीं है, उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, खुद का नुकसान करवाना है। तो बिल्कुल टीनेज में जनरली ये अट्रैक्शन होता है कि स्मोकिंग वगैरह का, तो ये बिल्कुल इस पर मत जाइए, ठीक है। क्यूरियोसिटी से भी मत करिए ये कुछ भी, ठीक है, उत्सुकता से। और इसके कारण बहुत हार्मफुल होता है परिणाम, ठीक है। देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिए हैं माउथ कैंसर के, लिप कैंसर के वगैरह। तो आपको ये बताया गया है कि एक स्ट्रीट प्ले बनाना है, पथनाट्य, जो लोगों को जन जागृति करे कि तंबाकू के बुरे परिणाम क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। तो चलिए मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।